आज हम ब्लॉक 2 के इकाई 7 का जो विषय है स्वास्थ्य तथा पोषण, उस पर चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि भारत में स्वास्थ्य की क्या सुविधाएँ हैं या पोषण संबंधी क्या अवधारणाएँ हैं, क्या समस्याएँ हैं, इनके बारे में हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का। जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन की तरह है, क्योंकि वो मानव पूँजी का निर्माण करता है। अगर मनुष्य स्वस्थ होगा, तभी उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक क्षमता अधिक होगी, और जब मनुष्य की उत्पादक क्षमता अधिक होगी, तभी वो विकास के कार्यों में, उत्पादन को बढ़ाने में कार्य कर पाएगा। और अगर हम देखें तो स्वास्थ्य और पोषण, क्योंकि पोषण को अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं वो उनकी ग्रोथ कैसी है, यानी हाइट वेट रेशियो कैसा है, साथ ही साथ उनका बॉडी बीएमआई इंडेक्स जो कहते हैं वो कैसा है, तो हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, यानी कि जितने भी आपके पोषण से संबंधित माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरीके से हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा या उसका अच्छे रूप से पोषित होगा, तो उसका जो संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता है वो कम होती है। मतलब वो संवेदनशील नहीं होगा। जब जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमेशा बच्चा या बड़े लोग हमेशा अस्वस्थ हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होता अगर वो पोषित होगा। अगर कुपोषित होगा, तो उसकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत ही लो होती है। तो इसकी वजह से अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे, तो स्वास्थ्य पर सरकार को अधिक खर्च करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ का बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही हमें पता है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ मानव संसाधन हों और पोषित मानव संसाधन हों। क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं, तो वो हमारा समय खराब होता है, हम उस दौरान अपनी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो ये पूरे समाज के लिए, पूरी कंट्री के लिए लागू होता है कि अगर लोग स्वस्थ होंगे, तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल, प्रोडक्शन लेवल अधिक होगा, वो अधिक कार्य कर पाएँगे। और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी लिया जाता है। जिससे कि जो देखा ये जाता है कि जितने अल्प विकसित देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर मलेरिया जैसी पैंडेमिक या बहुत सारे इस तरीके के रोग जो विस्तार रूप से बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इस वजह से वो और अल्प विकसित रह जाते हैं। जब लोग स्वस्थ होंगे, तो आप अल्प विकसित से विकासशील की श्रेणी में जल्दी आएँगे, और विकासशील से विकसित की श्रेणी में जल्दी आएँगे। और ये अगर अल्प विकसित देशों में देखा जाए, तो ये एक दीर्घकालिक समस्या की तरह जो है वो देखने को मिलता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ भी अगर स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा भी इसलिए ज़रूरी है स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि जब लोग शिक्षित होते हैं, तब उन्हें ये अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है कि स्वस्थ रहना, अच्छा भोजन लेना, पोषण वाली वस्तुएँ लेना, किस प्रकार की दिनचर्या को अपनी लाइफ में एंगेज करें, तो इन्वायरमेंट का क्या इल इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों से लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए तरह-तरह के उपाय कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, उनकी जागरूकता बढ़ती है। तो नॉर्मली हम स्वास्थ्य को क्या कहते हैं कि अगर हमें बीमारियों से या रोगों से या व्याधियों से हम कहते हैं तो मुक्ति है। अगर हमारे अंदर रोग नहीं है, तो हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं, और रोगों को दूर करने को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखा जाता है। फिर पोषण का है कि पोषाहार के जैसे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि एनीमिक लेवल कितना, यानी ब्लड लेवल, अगर हम हीमोग्लोबिन देखें तो कितना है, बीएमआई इंडेक्स कितना है, कैल्शियम लेवल, डिफरेंट न्यूट्रिएंट लेवल, विटामिन डी जैसे आजकल बहुत कमी पाई जाती। तो इन सबको कैसे दूर कर दे, मान लीजिए नेचुरल संसाधनों से
जो हमारा आहार-विहार है, अगर उससे ये नहीं दूर हो पा रहा है, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। कभी-कभी ये देखने में आता है कि व्यक्ति का पोषण इसलिए भी गड़बड़ नहीं है कि वो भोजन उस प्रकार से नहीं ले रहा। कभी-कभी कुछ ऐसे अंदर रोग हैं या कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं, इंटेस्टाइन आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही या लिवर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो भी पोषण आप ले रहे हैं, वो अवशोषित नहीं हो पा रहा है, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो वो ठीक से हमारी बॉडी में वर्क नहीं कर रहा है। अब हम अगर कहें तो जब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण में क्या किससे परिलक्षित हो रहा है, क्या चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमें लगता है कि लोग स्वस्थ हैं कि नहीं। तो इसमें अगर हम बचपन से लें तो एक शिशु मृत्यु दर देखते हैं हम लोग। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चा अगर जीवित जन्म लिया, उससे वो अपने पहले जन्मदिन के पहले तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि जीवित बचते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है तो अगर ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही है तो इसका मतलब इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है। अगर कम बच्चों की मृत्यु इस पीरियड में हो रही है 1 साल के अंदर जीवित जन्म बच्चों की, तो हम कह रहे हैं इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम है। तो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट भारत में एक समय में काफ़ी अधिक था। अगर हम देखें तो 86.3% 92-93 में जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पहला 92-93 में, तो 86.3 था। सेकंड में ये कम हुआ 73 हुआ, फिर थर्ड में जो कि 2005-6 में हुआ तो वो 57 हुआ। इसी तरीके से जब चौथा हुआ तो 41 हुआ और आगे चलकर एट प्रेज़ेंट अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6th देख रहे हैं 23-24 वाला, तो उसमें ये और कम हुआ, मतलब करीब 27 छब 26-27 के करीब ये पहुँच गया। तो लगातार ये डिक्लाइन है शिशु मात्र मृत्यु दर में, यानी इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है लगातार। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए। फिर इसी तरीके से हम 5 पूर्व मा इसको जो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है, ये हम प्रति हज़ार लेते हैं कि प्रति हज़ार कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीवित जन्म तो लेते हैं, पर 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लगातार कम हो रहा है, ये भारत के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। इसी तरीके से 5 पूर्व मार्त्यता भी है, ये भी धीरे-धीरे 100 के ऊपर थी, यानी कि 1 साल से जब बच्चा जन्म लिया है, तब से लेके 5 साल के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये 118 था, उससे कम होकर अब ये 50 से नीचे आ चुका है, तो ये भी एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है। अगर हम पोषण और स्वास्थ्य को देखें, क्योंकि मृत्यु क्यों हो रही है? या तो उनको अच्छी हेल्थ की स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही प्रॉपर, हॉस्पिटल की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही प्रॉपर, दवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कोई रोग है, हैज़ा है, इस तरीके की बीमारियाँ जो फैलती हैं उसमें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से डेथ हो सकती है, या जो है पोषण ठीक नहीं है तो इस वजह से भी कोई न किसी बीमारी के चपेट में आके उससे भी उनकी डेथ हो सकती है। पर ये सारी चीज़ें दोनों पैरामीटर्स काफ़ी कम हुए हैं, तो ये एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है। इसी तरीके से एक आता है नवजात मातृत्व लेते हैं, तो इसमें जो 0 टू जैसे बच्चा पैदा हुआ तब से लेके 28 दिन के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस पैरामीटर में भी कमी आई है। इट मीन्स कि जो आपकी डिलीवरीज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हुई हैं, यानी कि संस्थाओं में, जैसे हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, या जो आशा बहुएँ वगैरह होती हैं उनके निर्देशन में, नर्सेज़ के निर्देशन में डिलीवरीज़ हो रही। पहले क्या था कि परिवार में, घरों में ही डिलीवरीज़ हो जाती थी, तो उससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हाई था, यानी पर लाख अगर हम देखें, तो ज़्यादा माताओं की भी डेथ हो जाती थी डिलीवरी के समय। और इसी तरीके से जो बच्चे थे, उनकी इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या एकदम नवजात मातृत्व दर, ये सब जो है अधिक था। पर इन सब में लगातार कमी आ रही है, कि इसका मतलब ये है कि जो सरकार की योजनाएँ हैं, मा
महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए उनके पोषण से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर विशेष फ़ोकस किया हुआ है। क्योंकि जब महिला स्वस्थ होगी, तो वो स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी और जो स्वस्थ बच्चे होंगे वो आगे चलकर स्वस्थ नागरिक बनेंगे। क्योंकि जो कहा जाता है जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट कहते हैं, सबसे जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 साल के अंदर आप कह सकते हैं कि बच्चा की जो ग्रैस्पिंग पावर है, जो ब्रेन डेवलपमेंट वो हो जाता है। अगर उसी समय वो स्टंटेड रह गया, वो कुपोषित रह गया या बीमार हो गया, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इन पैरामीटर्स को देखें। फिर उत्तर नवजात मातृत्व, उत्तर नवजात मातृत्व का मतलब ये 28 दिन, जो बताया मैंने 28 दिन से लेकर पूरे 5 साल के पहले तक कितने बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें भी कमी आ रही है, बहुत मार्क्ड चेंज नहीं, फिर भी इसमें भी लगातार कमी आ रही। बाकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3-4 में इन सब का डेटा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए डेटा नहीं दिया गया है, क्योंकि कभी-कभी कुछ पैरामीटर्स छोड़ भी जाती हैं। ये हमारे लिए एक सुखद सूचना है, मतलब है कि इंडिकेटर कि हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज़ जो हैं, वो अब कम-कम पीरियड पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं पहले जैसे कि ऐसा नहीं कि 10 साल के पे जैसे सेंसस होता था। ये सारी चीज़ें हमें सेंसस में निकल के आती थी। तो 10 साल बाद हमें डेटा मिल पाता था। किसी भी चीज़ का, तो किस चीज़ में सुधार करना है, तो ये चीज़ें हमें देर से पता चलती थी। आज के समय में कि 3 साल, 5 साल पे अगर लगातार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज़ हो रहे हैं और इन सर्वेज़ को करने के लिए आप देखिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन सर्विसेज़ है, ज़्यादातर उसको जो है वही ये सर्वेज़ करता है, और ऐसा नहीं कि पूरा दारोमदार उसी पर है। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो उसको हेल्प करती हैं, और इसको कैरी आउट बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करता है, क्योंकि भारत में ये हेल्थ को अलग और फैमिली वेलफेयर को अलग नहीं देखा गया है, क्योंकि फैमिली वेलफेयर इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि पॉपुलेशन पॉलिसी हमने 1956 से अडॉप्ट कर रखी है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे थी। आज के डेट में हम सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये रीसेंट डेटाज़ भी ये दिखा रहे हैं कि हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ चुकी है, यानी कि 2 पे आ चुकी है, कि एक कपल है हस्बैंड वाइफ, वो अगर अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 बच्चों से ऑन एवरेज रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है भारत के लिए। और फिर हम देखते हैं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर जो है वो पर लाख देखी जाती है कि कितनी महिलाएँ ऐसी हैं जिनकी डिलीवरी के समय मृत्यु हो जा रही है। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा थी, पर उसमें काफ़ी कमी आई है। 97 पर लाख के करीब इस समय है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। तो इसमें भी परिवर्तन आया है, तो अ, ये पॉज़िटिव इंडिकेटर है। इसी तरीके से अगर हम कुल डेथ रेट देखें, यानी कि प्रति हज़ार कितनी मृत्यु हो रही है, तो इसमें ये 15-20 से कम, 20 से कम होते-होते अब ये 9.7 और अब 7-8 के करीब जो है आ चुकी है। तो ये भी एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है। जब हम शिशु मृत्यु दर लेते हैं, तो किसी नवजात अगर शिशु है, वो 1 साल के, हम जैसे मैंने बताया कि लाइव बर्थ जिसको हम कहते हैं, वो 1 साल के अंदर किसकी डेथ हो जाती है, तो इसको निकालने का ये है कि शिशु मृत्यु संख्या कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर जिनकी मृत्यु हो जा रही, डिवाइडेड बाय उस साल के अंदर कितने बच्चे जीवित जन्म लिए हैं इंटू 1000। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि विश्व की 5 पूर्व मृत्यु संख्या का जो 75% है, वो शिशु मृत्यु दर के में ही परिलक्षित हो जाता है। यानी हम जो सॉरी, जो हम कह रहे हैं कि चाइल्ड डेथ रेट जो हम कह रहे हैं, यानी 5 साल के अंदर जो डेथ हो जाती है, उसमें उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में परिलक्षित होता है। यानी कि अगर हम बच्चे को शुरू में अच्छा पोषण दे सके, शुरू में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ दे सके, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो उसके जीवित रहने की प्रत्याशा जो है वो बढ़ जाती है।
और 5 पूर्व मातृता को भी हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को भी ऐसे निकाल सकते हैं D/N इंटू 1000, जहाँ पे D जो है वो आकलन वर्ष के दौरान 0 से 4 वर्ष के बीच कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जा रही है, और इसी आकलन वर्ष के दौरान कितने बच्चों ने जीवित जन्म लिया है इंटू 1000। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। नवजात मातृता, जैसा कि मैंने कहा कि ये जब बच्चा जन्म ले रहा तब से 28 दिन के भीतर की निकाली जाती है, जिसमें नवजात मृत्युओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल जीवित जिन बच्चों ने जन्म लिया है इंटू 1000। और उत्तर नवजात मातृता यानी कि 28 दिन से 364 दिन के बीच मरने वाले नवजातों की जो संख्या होती है उसको उत्तर नवजात मातृता कहते हैं। मातृ मातृता दर, जैसे मैंने बताया कि पर लाख हम निकालते हैं, इसको फ़ॉर्मूले में अगर हम देखें तो मातृ मातृता दर किसी संदर्भ अवधि यानी कोई भी टाइम पीरियड जो आप ले रहे हैं उसके दौरान प्रसव मृत्यु संख्या यानी डिलीवरी के समय कितनी महिलाएं जिनकी मृत्यु हो जाती डिवाइडेड बाय वही टाइम पीरियड उसी संदर्भ अवधि में जीवित जन्मों की कुल संख्या इंटू 1 लाख, इसको 1 लाख निकालते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके आधार पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डेटा आता है, जो ये दिखाता है, जिससे ये परिलक्षित होता है कि देश में किस प्रकार से स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं विद्यमान हैं। अब हम अगर कुपोषण को देखें तो कुपोषण में क्या लेते हैं, देखा यह जा रहा है कि कुपोषण में एक तो अगर बच्चा स्टंटेड है यानी कि उसकी हाइट टू वेट रेशियो जो उसकी एज के हिसाब से होना चाहिए वो कम है, या वो बच्चा बहुत दुबला है, या अब इसमें ओवरवेट को भी हम लेते हैं कि बहुत आजकल ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो अति पोषण भी और वो भी पोषण में न्यूट्रिएंट्स कितने जा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत ओबेसिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उनमें भी देखने को आता है कि जो उनका एनीमिक वो ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि वो मोटे हैं तो उनके अंदर कोई पूर्ण रूप से पोषित हैं, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, या वो बहुत एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हमें दुबलेपन के साथ-साथ ओबेसिटी की से भी जो ग्रसित हैं उनको भी इसमें लिया जाता है नॉर्मली। पर अगर हम देखें कि दुबलेपन को देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनकी लंबाई और भार का अनुपात जिसको हम Z मान से देखें तो -3 SD, यानी कि जनसंख्या की जो स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, SD मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, जो जनसंख्या का मध्य होगा, मीडियन होगा, उससे कितना डिविएशन है, तो ये दिखाएगा। तो अगर हम लें तो कि Z मान है अगर हम लेते हैं तो 4.1 SD, -3.9 SD, -3.1 SD टू -2.8 SD, ऐसे करके अगर हम 2.5 SD तक लें तो ये देखने में आएगा कि जितना ज़्यादा डिविएट कर रहे हैं मीन से, उसको हम कह रहे हैं कि जो पहले के 3 हैं उनमें हम मान रहे हैं, क्योंकि वो 4, 3.9, 3.1, तो पहले के 3 को हम मान रहे हैं कि वो गंभीर रूप से कुपोषित हैं। अगले के 3 को यानी 2.8, 2.1, 2.0 इसको मान रहे हैं कि वो कुपोषित हैं, और जो अंतिम के 4 हैं यानी 1.1, 1.5, 1.9, 2, तो इनको हम मान रहे हैं कि ये अंतिम के 4 जो हैं वो पोषित हैं। तो ये ऋणात्मक उसमें देख रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक मीन पॉइंट से कितना डेविएट कर रहा है, कितनी होनी चाहिए ये रेशियो सही, और उससे कितना डेविएशन है। तो इससे पता चलता है कि दीर्घकाल के रूप में कितने बच्चे कुपोषित दिख रहे हैं। आय और भार का अनुपात यानी कि क्या उम्र है और उस उम्र के हिसाब से क्या अ, किसी का वेट है या लंबाई है, तो आयु लंबाई, लंबाई भार, इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं, उनके आधार पर दिखता है कि लोग कुपोषित हैं, कि सुपोषित हैं, या गंभीर रूप से कुपोषित हैं, कि नॉर्मल कुपोषण के शिकार हैं। तो वयस्क कुपोषण अगर हम देखें उसको हम बॉडी मास इंडेक्स से देखते हैं, यानी शरीर संहति सूचक
निकालते हैं, बीएमआई जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स से भी देखा जाता है। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिक लेवल यानी जो हीमोग्लोबिन लेवल है स्टैंडर्ड उससे कितना कम है और भाराधिक से भी मापा जाता है, यानी कि जो वेट है उससे कितना ज़्यादा वेट है या कितना कम वेट है, जितना वेट रिक्वायर्ड हो उससे कितना कम वेट है, इसके आधार पर भी देखा जाता है। तो जो ये सूचकांक है, ये सारे सूचकांक पुरुषों के अलग निकाले जाते हैं, महिलाओं के अलग निकाले जाते हैं। उसके आधार पर देखा जा सकता है कि कोई कितना कुपोषित है, क्योंकि हो सकता है महिलाओं में वो इंडिकेटर अलग हो और पुरुषों में वो इंडिकेटर अलग हो। बॉडी मास इंडेक्स पुरुषों में वो अधिक रिक्वायर्ड हो और महिलाओं में कम रिक्वायर्ड हो, या इस तरीके की चीज़ें देखी जा सकती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 1 से 4 तक अगर हम देखें, तो जो महिलाएँ ओबेसिटी की रेंज में आ रही हैं, तो 10.6% था आपका 98 से 99 के बीच, और वो फिर 2005-6 में 12.6 हुआ, 2015-16 में 20.7 हुआ, यानी कि अ, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ रही है। जो बाद के फैमिली हेल्थ सर्वेस हैं 5th और 6th, उसमें भी जो है ये देखने में आ रहा है कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम या ज़्यादा भार का वो बढ़ रहा है। और जबकि जो कुप कुपोषण कम भार में परिलक्षित हो रहा है, यानी जो अंडरवेट बच्चे हैं वो धीरे-धीरे परसेंटेज कम हो रहा है। यानी कि पोषण की तरफ पोषण ठीक मिल रहा है, दुबले बच्चे जो हैं उनकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। और जब बच्चे पोषित होंगे, यानी ना तो बहुत ज़्यादा उनका भार होगा, ना ही उनका बहुत ज़्यादा कम भार होगा, तो उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी होगी, और ये दिखाएगा कि रोगग्रस्त बच्चे जो हैं वो कम हो रहे हैं। 52% था तो 45.5 हुआ, 48, 38, फिर धीरे-धीरे और आपका 30 के अंदर ही आ रहा है। तो ये धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है। फिर एक इसमें एक कांसेप्ट और आती है, जिसको हम कहते हैं सशक्तता समंजित जीवन वर्ष, यानी कि आपका क्वालिटी वाइज़ अगर आप देखें, तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और एक है आपका डेफिशिएंसी एडजस्टेड लाइफ या डिप्राइवेशन आप कह सकते हैं, डिसेबिलिटी जिसे कहेंगे, कि किन चीज़ों की कमी रह जा रही। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब है कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या 1 वर्ष में हम अचीव कर पा रहे हैं, और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को कह रहे हैं, यानी DALY, जिसको आप अशक्तता समंजित नहीं, एडजस्टेड जीवन वर्ष आप कह रहे हो, तो वो खराब स्वास्थ्य, अशक्तता यानी कमजोरी और कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल ना होना, और अल्प आयु मृत्यु, ये इन तीनों की वजह से जो हानि हो रही है। जैसे अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी की 65 होनी चाहिए, ओवरऑल नेशनल लेवल पे 65 मान लीजिए है, और ये धीरे-धीरे कम हो, या कोई व्यक्ति जल्दी किसी की मृत्यु हो जा रही है स्वास्थ्य कारणों से या किसी और कारण से, तो ये क्या उसके उतने वर्षों की हानि हुई। यानी उसको जीवित 65 इयर्स एवरेज जीना चाहिए था, पर अगर वो 40 इयर्स में उसकी डेथ हो गई, 30 इयर्स में डेथ हो गई, तो ये उसके वर्षों की हानि है। अगर वो इतना जीवित रहता तो इस दौरान वो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती उसकी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होता, क्योंकि जब हम और परिपक्व होते जाते हैं तो और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती। पर अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में हानि होगी, तो हम कह रहे हैं कि उसको आपका डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कह रहे हैं। तो दोनों एक तरीके से विपरीत हैं एक दूसरे के, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। एक जो है वो स्वास्थ्य की हानि दर्शा रहा है डिसेबिलिटी वाला, और क्वालिटी वाला आपका स्वास्थ्य का लाभ दिखा रहा है। तो इसके आधार पर भी हम देखिए अंतर जो दिखाता है DALY और QALY के बीच का अंतर, इस पे डिपेंड करता है कि जीवन की गुणवत्ता की हानि कितनी हो रही है और जीवन की गुणवत्ता का लाभ कितना हो रहा है। और
हानि तब होगी कि अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन हैंडिकैप्ड अगर किसी कारण से हो रही, जैसे पोलियो को क्यों इरेडिकेट करने की बात हुई, इरेडिकेट हमने किया, क्योंकि उससे डिसेबिलिटीज़ उत्पन्न हो रही थी। जब डिसेबिलिटीज़ उत्पन्न होंगी तो लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो कम होगी। तो उस डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको पोलियो इरेडिकेशन की एकदम मिशन की तरह उसको चलाया और हमने उसमें बहुत अभूतपूर्व सफलता जो है हासिल की। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत कई पैरामीटर्स पे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। बहुत सारी अगर हम कहें तो जो महामारी की तरह बीमारियां थी उनको हम ओवरकम कर चुके हैं। मलेरिया जो है वो उसको भी हम उसकी दवाएँ इजाद कर चुके हैं, उसको इरेडिकेट करने के लिए बहुत मतलब इरेडिकेट तो नहीं हो सकता पर फिर भी क्योंकि वो मच्छर जनित रोग है, तो आता है पर उसको कंट्रोल हो जाता है क्योंकि फॉगिंग और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स तरह-तरह के दवाएँ उपलब्ध हैं, तो उससे बचा जा सकता है। पर नई-नई बीमारियाँ आती हैं, जैसे डेंगू है तो इन सबको भी रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य व्यय पे एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, दूसरा प्राइवेट एक्सपेंडिचर होगा। जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होगा, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा यानी नहीं वो पॉकेट से एक्सपेंडिचर हो रहा है यानी कि व्यक्ति को अपने पास से खर्च करना पड़ रहा है। तो इससे जो व्यक्ति की रियल इनकम है, अगर गवर्नमेंट इन सुविधाओं को प्रदान कर दे, तो उसकी रियल इनकम इंक्रीज़ होगी और अगर गवर्नमेंट ये स्वास्थ्य सुविधाएँ उनको कम रेट पे उपलब्ध नहीं कराएगी, तो ये एक्सपेंडिचर लोगों को करना पड़ेगा और हमें पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो बहुत कॉस्टली हैं और लोगों का एक तरीके से पूरा हाउसहोल्ड का जो अपना बजट होता है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है अगर किसी घर में कोई गंभीर रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे अगर हम कैंसर को ही देखें तो जिस परिवार में अगर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज में उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उस व्यक्ति को उसके व्यक्ति के इलाज के लिए, उसको बचाने के लिए। पर अगर यही जो है थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट दे देती है, जैसे यूपी में है तो यूपी में मुख्यमंत्री की इस तरीके की हमारे मुख्यमंत्री योजना है जो कैंसर से लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए सुविधाएँ स्टेट जैसे सीजीएचएस की सुविधा गवर्नमेंट लेवल पे दी जाती सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे दी जाती, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी मेडिकल हेल्प जो है गवर्नमेंट देती है कैंसर पीड़ित लोगों को, जहाँ पे उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, वो डेटा सॉरी वो अप्लाई करते हैं और वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर हम ये जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनकी माँग के क्या कारण हो सकते हैं अगर हम इस पर आएँ, तो जन समुदाय की वृद्धता यानी कि अ, जो लोग हैं, पॉपुलेशन है वो धीरे-धीरे जिससे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, तो आयु में वृद्धि के साथ भी चिकित्सा की सुविधाएँ मतलब चिकित्सा की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि जैसे-जैसे लोग की उम्र बढ़ती है, उनकी कुछ ना कुछ बीमारियाँ ज़्यादा होने लगती हैं क्योंकि वो अशक्त होने लगते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये भी एक डिमांड बढ़ने का कारण है। लोगों की आय जैसे-जैसे बढ़ती है, मान लीजिए लोगों की आय नहीं है, तो अगर वो बीमार हैं भी, तो वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर उनको फ्री में सुविधा उपलब्ध है, तो करा पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं करा पाते हैं। तो अगर आय जो है अधिक हो जाती है, तो लोग अच्छा पोषण भी लेते हैं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाती है कि ये माना जाता है कि जैसे-जैसे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्वास्थ्य का व्यय जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। वो चाहे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो यानी और या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लें या हम स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में लें, वो जैसे बढ़ेगा जिस स्टेट में जितना ज़्यादा जीएसडीपी होगा, उस स्टेट की स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा। उसी तरीके से जैसे नेशनल लेवल पे जीएसडीपी बढ़ेगा, तो वहाँ पर भी स्वास्थ्य का व्यय बढ़ेगा। और एक और कारण बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि स्वास्थ्य की
सुविधाओं की डिमांड बढ़ाने की बात हो रही है, माँग की वजह से ये जनित हो रहा है, वो है बीमा बाज़ार। यानी हेल्थ इंश्योरेंस जो है, वो बढ़ा है और जब लोगों की आय बढ़ी है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च भी करते हैं। तो जब उनका इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जब वो अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो ये इसकी वजह से भी स्वास्थ्य सुविधाओं की डिमांड बढ़ती है। तो ये हो गया कि डिमांड, ये 3 कारण, मतलब लोगों की उम्र बढ़ रही है, इसकी वजह से चिकित्सा की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, इस वजह से लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ चाह रहे हैं। बीमा बाज़ार जो है वो प्रसारित बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से भी लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ लेना चाह रहे हैं। फिर आता है कि आपूर्ति भी ज़रूरी है। अब इसके लिए आपूर्ति में या तो गवर्नमेंट वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करे हेल्थ की, या तो प्राइवेट सेक्टर वो हेल्थ सर्विसेज़ प्रोवाइड करे। यानी कि जो माँग के कारण जनित हो रही हैं, माँग जनित हो रही हैं, उनको आपूर्ति भी देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर माँग है और आपूर्ति नहीं है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। अब स्वास्थ्य व्यय के 2 मुख्य स्रोत आते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया। एक तो हो गया कि सार्वजनिक व्यय के माध्यम से जो गवर्नमेंट अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से और बड़े-बड़े हॉस्पिटल से, एम्स वगैरह को जो सपोर्ट देती है, इसमें आपका जो मेडिकल की पढ़ाई है यानी शिक्षा है, उस पर मेडिकल का जो अनुसंधान है यानी रिसर्च है, उस पर जो व्यय करती है सरकार, और डायरेक्ट हॉस्पिटल्स खोलकर लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराती है। इसी तरीके से जो महिलाएँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को पे महिलाओं की डिलीवरी ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, या जो अर्बन अ, स एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर जो सुविधाएँ डिलीवरी के समय महिलाओं को दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारा, इसीलिए कहते हैं कि अ, अगर आप भारत में देखें या नॉर्मली भी देखें, तो सिर्फ़ हम स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं लेते हैं, हम उसको फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग उस पर मापते हैं कि किस तरीके से परिवार को पोषण मिला, किस प्रकार से परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें, क्योंकि जननी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हम जानते हैं जननी सुरक्षा योजना है, तो और बहुत सारी इंश्योरेंसेज़ या बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है कि महिलाओं को जब वो डिलीवरी हो रही तो उनको 3000 2000 इस तरीके से कभी-कभी कैश अमाउंट भी दिया जाता है कि डिलीवरी के बाद वो अपने स्वास्थ्य का ख़्याल भी रख सकें, जो बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएँ हैं। तो ये सारा जो है आपका पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय में आएगा, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही। फिर आता है व्यक्तिगत व्यय के माध्यम से लोग या परिवार जो खर्च कर रहे हैं, इसको जेब से अपने व्यय करना हुआ कि हम अपनी ओन पॉकेट से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये सार्वजनिक व्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी सरकारी खर्चे आते हैं, जिसमें चिकित्सा है, चिकित्सा शिक्षा हो गई, अनुसंधान हो गया, अस्पताल हो गया, जन स्वास्थ्य के केंद्र हैं जितने भी, वो सारे सब इसमें आते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी भी स्कीम्स हैं, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि सीजीएचएस की सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी प्रतिपूर्ति देती है। फिर इसी तरीके से स्टेट भी उसकी प्रतिपूर्ति दे सकती है कि आप इलाज कराएँ और उसको उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट दे देगी। तो इस पर भी गवर्नमेंट खर्च करती है, पर ये बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका परसेंटेज पूरी अगर जनसंख्या को देखा जाए तो उसके कंपैरिज़न में कम ही है। अब स्वास्थ्य व्यय आमतौर पे बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है, जो पहले आज़ादी के समय 40-40 के करीब थी, आज की डेट में वो 65 के करीब है। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, जब लोग ज़्यादा जीवित हो रहे हैं, तो जीवित रह रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, वृद्ध जनसंख्या भी हमारे यहाँ बढ़ेगी, और वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से भी हेल्थ की सर्विसेज़ को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा है, वृद्धाबादी बढ़ ही रही है, दीर्घकालिक रोगों में भी वृद्धि हो रही है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बहुत लंबे समय तक, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, इनको हम दीर्घकालिक रोग की श्रेणी में लाते हैं। कैंसर भी, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर, तो बहुत दीर्घकालिक उसका इलाज चलता है। और नॉर्मल कैंसर्स में भी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम कैंसर्स में, जैसे
बाद की स्टेजेस में पता चलता है तो मरीज़ जो है कुछ ही महीनों में उसकी डेथ हो जाती है। पर अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो भी एक दीर्घकालिक रोग की श्रेणी में आता है कि बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलता है। अगर व्यक्ति जीवित है तो भी कभी-कभी वो रिकर भी कर जाता है और ये बड़ा खर्चा आता है इन टाइप के रोगों में। अगर हम देखें तो जीडीपी का बहुत 1.1 से बढ़कर खाली 1.4% अगर हम कहें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हो रहा है, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पोल्यू अगर हम देखें एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जिसका ज़िम्मेदार मान लीजिए डायरेक्ट कोई व्यक्ति नहीं भी है, तो भी तो उसका इम्पैक्ट उस पर आएगा। मान लीजिए वैश्विक लेवल पे एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड आया था, तो उसमें वैश्विक महामारी की तरह वो आया, पैंडेमिक की तरह आया, तो उस पे खर्चा अचानक बढ़ा। तो इस तरीके के खर्चे जो हैं गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ेगा और जितना क्योंकि लोग खुद उसको उतना बियर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए अगर हम हेल्थ सर्विसेज में देखें। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सब सोशल एक्सपेंडिचर हैं और सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़ती है, ईज़ ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ती है और हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो इम्प्रूव होता है और उससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इस वजह से ज़रूरी है। अगर हम इस पर इतनी परिचर्चा कर रहे हैं तो इस वजह से ये अधिक ज़रूरी है और जेब से जो व्यय है वो ये देखा जाता है कि 76% से बढ़ के वो 90% तक हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जनित हुई हैं या उनका प्रेवलेंस बढ़ गया है जिस पर खर्चा बहुत अधिक आता है। दूसरे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उतना बढ़ नहीं रहा है जीडीपी के कंपैरिज़न में और अ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जब जीवन मृत्यु की बात आती तो लोग जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं। यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट सुविधाएँ उपलब्ध भी हैं, तो वहाँ पे अगर प्रॉपर डिलीवरी नहीं होगी मतलब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज़ नहीं होंगी, तो लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएँगे और जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएँगे तो वहाँ पर खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए ये देखा गया कि जो खर्चा 2005 में 76% था वो 2012 में 90% तक बढ़ गया। तो इस खर्चे में जो है वो कमी आनी चाहिए और ना कि बढ़ोतरी होनी चाहिए। मतलब 89 टू 90% के करीब ये 2015 में भी दिखा रहा है। तो और अगर हम भारत में जन स्वास्थ्य की बातें मतलब पर चर्चा करें, तो इस पे बहुत सारे अ, जन स्वास्थ्य जो है वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जिनके लिए संसाधन अपर्याप्त हैं। उनकी उपलब्धता उतनी नहीं है जितने रिक्वायरमेंट है। मतलब जितनी पॉपुलेशन है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि हैं सुविधाएँ पर उनके कंपैरिज़न में नहीं है। इसलिए उसको बहुत तेज़ गति से बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकार को जन स्वास्थ्य नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और उन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर तो इसलिए प्रिकॉशन भी क्या-क्या लिए जा सकते हैं। प्रिकॉशन में एक तो आता है कि अच्छा पोषण हो। अगर अच्छा पोषण होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर लोग योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन को अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो वो कम बीमार पड़ेंगे। नेचुरोथेरेपी को अपनाते हैं, तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे कि वो कम बीमार पड़ें और अल्टरनेटिव मेडिसिन्स को भी अपनाएँ, नेचुरोपैथी को भी अपनाएँ, योग को अपने जीवन में शामिल करें जिससे कि स्वस्थ जनसंख्या हमारी हो। तो एक हो गया डायरेक्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलेगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलेगी, चिकित्सीय शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाएगी, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाएगी। पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को भी अपनाएँ। तो देखिए 21 जून को हम योग डे मनाते हैं जो कि विश्व भर में हम सफल रहे कि उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला पाए और योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी और उससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है। और फिर गंभीर ये जो
ज्योग्राफ़िकल और अगर हम कहें कि मान लीजिए विमेन एंड मेन के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच में विषमता कम से कम हो, ये देखना ज़रूरी है। और डिफरेंट स्टेट्स में जो स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं वो सब एक प्रकार से हों। ऐसा ना हो कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ ना मुहैया हों, प्लेन्स पे ज़्यादा मुहैया, यानी कि जो भौगोलिक और सामाजिक डिस्पैरिटीज़ या विषमताएँ हैं उनको कम करने की बात कही गई। इस स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच अपर्याप्त एकीकरण, ये भी ये देखा जाता है कि जितने भी अ, हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं अगर होता है तो ओवरलैपिंग हो जाती है। अब क्योंकि वो पब्लिक का ही पैसा है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है और देयर आर स्केर्स रिसोर्सेज जो प्रॉपरली यूटिलाइज़ होने चाहिए। तो इसलिए ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो डिफरेंट स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, एकीकरण होना ज़रूरी है। अब सामुदायिक संकेंद्रण का भी अभाव देखा जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य अगर देखें तो उस पे अपर्याप्त मतलब बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिया जाता है या ये कहिए कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। इससे शहरों में जो हॉस्पिटल्स हैं, मैक्सिमम देखा गया है कि जो शहर हैं वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ज़्यादा निर्भरता है या जिला स्वास्थ्य केंद्रों पर ज़्यादा निर्भरता है। तो ये ज़रूरी है कि जब रूरल एरियाज़ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अ, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, वहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएँ। देखने में ये भी आता है कि जो डॉक्टर्स हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पोस्टिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्योंकि हेल्थ की जो एजुकेशन है उस पर खर्च करती है, काफ़ी खर्च करती है, तो गवर्नमेंट कंपल्सरी कर दे कि वो शुरू के 5 साल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको अपनी सुविधा जो सर्विसेज़ हैं उनको देनी पड़ेंगी। तो जिससे कि ये ग्रामीण लेवल पे भी स्वास्थ्य की सुविधाएँ अच्छी मुहैया कराई जा सकें। जो और लोगों में मोटिवेशन भी कम होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएँ। देखिए, बीच-बीच में संचारी रोगों से अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम, एनीमिया रिमूव करने के लिए प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम्स क्यों चला रही है? जिससे कि लोगों के बीच जो है जागरूकता आए और जिससे कि वो रोगों के प्रति जागरूक तो हों कि हाँ, हमें इनके इलाज कराएँ, नहीं तो लोग उसको सहते ख़ास तौर पे अगर हम महिलाओं को देखें तो वो छुपाती रहती हैं, सहती रहती हैं और लोगों को घर में बताती नहीं हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो खुल के अपने चर्चा परिचर्चा जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर देखिए कि तो आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है क्योंकि उससे अगर आप प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगी महिलाएँ तो उससे सर्विक्स कैंसर होने के रेट प्रेवलेंस रेट बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का रेट बढ़ रहा है, तो क्या इनके लिए ज़रूरी है समय पर टीकाकरण हो जाए क्योंकि सर्विक्स कैंसर की अब वैक्सीनेशन आ गया है, तो समय से टीकाकरण हो जाए। इलाज के साथ-साथ जिन-जिन रोगों का वैक्सीनेशन उपलब्ध है, प्रॉपर बचपन से लेकर उनका वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो जाए, तो ये इससे भी कई सारे रोगों से हम बच सकते हैं। और ये देखा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि रोग को रोकें या उसे टालें या उसके प्रसार को जो अगर उसका प्रेवलेंस जो है उसको कम कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है तो मद्य दुरुपयोग परामर्श यानी कि लोग इंटॉक्सिकेशन कम लें उसको उसका दुरुपयोग और जो ये ड्रग्स हैं उनका ओवर डोज़िंग ना हो, ये इस चीज़ पर भी परामर्श दी जाती है। फिर ब्लड प्रेशर की जाँच यानी लोगों को पता नहीं चल पाता है जब बहुत स्थिति बिगड़ जाती है तब उनको लगता है कि हाँ, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो गड़बड़ चल रहा है। तो टाइमली अगर पता चल जाए तो उसका इलाज हो जाए तो उससे भी लोग बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जाँच से भी कुछ बीमारियाँ पहले से ही उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आप अपनी जीवनचर्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाकर भी चेंज कर सकते हैं। खान-पान में परिवर्तन लाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा गंभीर है तो उसको दवाओं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो अवसाद डिप्रेशन लेवल क्या है,
ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखें तो कोविड के समय में ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत हो रही थी क्योंकि बहुत लोगों का रोज़गार छूटा था। लोग घर में ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। बाहर एक भय का लोगों के बीच माहौल था, तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी थी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी काउंसलिंग जो है डिप्रेशन में लोग ना आने पाएँ उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई। फिर डायबिटीज़ भारत में जो है एक महामारी के रूप वो लेता चला जा रहा है, तो डायबिटीज़ पर स्पेशल फ़ोकस किया गया कि किस प्रकार से जीवन शैली में परिवर्तन लाया जाए, किस प्रकार से आहार-विहार में परिवर्तन लाया जाए। तो इसके लिए एडवाइस देने के लिए आप देखें तो कॉलेजेस लेवल पे या जगह-जगह कैंप्स लगाकर एनजीओज़ को फंडिंग देकर ये सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश की जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी की प्रॉपर समय पे जाँच हो जाए और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसका समय पर जाँच हो जाए और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, स्तनपान के महत्व का प्रचार और प्रसार अधिक किया जा रहा है कि शुरू के 6 महीने में ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे को हो जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है देखने में आता और क्योंकि जो एनीमिक लेवल कम है या उसमें एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स कहा जाता है उसको भी दें तो उससे फीटस जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप होता है। गर्भावस्था के समय वो दिया जाता है तो बच्चे के जो सारा डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाएँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाएँ, एनीमी आपका जो आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएँ। तो जो चीज़ें अगर नेचुरल भोजन से नहीं पूरी हो पा रही हैं तो उनको सप्लीमेंट्स के माध्यम से पूरा किया जाए। वैसे तो प्राइमरी फ़ोकस होना चाहिए कि वो नेचुरल हम उसको किन-किन चीज़ों में क्या चीज़ उपलब्ध होती है, इसको हम नेचुरली इसका प्रचार-प्रसार करें और उसको हम यूज़ करें। पर अगर उससे पूरा नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो सप्लीमेंट्स के माध्यम से पूरा किया जाए। इसी तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस टाइमली डिटेक्ट हो जाएँ, उनकी जाँच तो इस समय-समय पर लोगों को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि आप समय-समय पर अपनी ये जाँचें करा लें, तो आपको टाइमली पता चल जाए कि आप किस डिज़ीज़ के प्रति प्रोन्ड हैं या कौन-सी डिज़ीज़ आपको हो सकती है। जेनेटिक मैपिंग करा लें अपनी, तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल से, अपने आहार-विहार से, अपने योग से, अपने आप वॉक वगैरह से एक्सरसाइज़ेज़ से उसको ठीक कर सकते हैं। फिर टीकाकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे रोग हैं जिनका टीकाकरण उपलब्ध हो चुका है। यहाँ तक कि हमने कोविड जैसी महामारी को टीकाकरण से ही एक तरीके से हराया है और हम उससे इतनी विषम परिस्थितियों से निकल कर आज खड़े हैं। आयरन सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। मतलब आई चेकअप होना तो आप देखिए बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह हैं, जो कि समय-समय पर इस तरीके के कैंप्स भी स्पेशल लगाते रहते हैं। और इन जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, इनका फंडिंग कहाँ से होती है? अब ये फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट भी कर सकती है और निजी भी फंडिंग हो सकती है और या व्यक्तिगत फंडिंग भी हो सकती है। यानी आप सीएसआर के माध्यम से कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मोटिवेट कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए फंडिंग करने के लिए और इसी तरीके से गवर्नमेंट फंडिंग के माध्यम से भी हो सकता है। अब सरकार इसमें कितना निवेश और किन सुविधाओं में कहाँ किया जाए, ये उसको विचार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य निवेश में दक्षता एवं निष्पक्षता के बीच संतुलन भी बनाना, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, निष्पक्ष होकर और कितना एफ़िशिएंटली उसको यूज़ कर सकें, ये ज़रूरी है। अब मेन चुनौती जो आती है वो क्या है कि बढ़ता ये जो बजट है सरकारी बजट, स्वास्थ्य का बजट वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कोई न कोई अभियान आता जा रहा है, जैसे पल्स पोलियो टीकाकरण था, फिर आया अभी प्रेज़ेंट में देखें तो कोविड टीकाकरण, फिर उसके बाद महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सर्विक्स कैंसर का भी टीकाकरण। तो इस तरीके के अभियान की वजह से गवर्नमेंट के खर्चे एक्सपेंडिचर जो है बढ़ रहा है। तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को वेरियस रिसोर्सेस टैप करने पड़ेंगे। पीपीपी मॉडल पे कार्य करना पड़ सकता है। फिर उपलब्ध अपर्याप्त संसाधनों का अधिक कुशल और प्रभावी प्रयोग। यानी अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया पर अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, तो भी वो डिलीवरी उस सर्विस की उतनी अच्छी नहीं होगी। तो प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ यानी अपर्याप्त संसाधनों को अधिक से अधिक कुशलता से और प्रभावी रूप से हम
उसका प्रयोग कर सकें। बढ़ती स्वास्थ्य परिचर्या लागत से गरीबों को संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की, उसको गरीबों से उसको किस तरीके से सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं या उसको कम रेट पे उपलब्ध कराना स्वास्थ्य की सुविधाएँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, या अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल से वो ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसका कुछ प्रोटेक्शन उनको देना, कुछ इंश्योरेंस टाइप का देना। तो अब अगर हम देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो 2005 में शुरू हुआ, उसके तहत काम हुआ। इस तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में शुरू हुआ, उसके अंतर्गत काम हुआ। बहुत सारी बीमा की योजनाएँ, जो कि प्राइवेट बीमा की भी योजनाएँ, पर गवर्नमेंट की अगर हम बीमा की योजनाएँ देखें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, और इसी तरीके से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जिसको ईएसआई और सीजीएचएस की सुविधा करें। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट ये इंश्योरेंस की सर्विसेज जो है लोगों को प्रदान कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा उपलब्ध है, इसी के साथ-साथ मोटिवेट करती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके माध्यम से। और अगर हम गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में देखें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, लोग कैसे स्वस्थ रह सकें, इसके लिए महिलाओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्पेशल फोकस करके, बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्पेशल फोकस देके बहुत सारी स्वास्थ्य नीतियाँ हैं जो कि आप बहुत मतलब ई रिसोर्सेज़ से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, जगह-जगह से आप इन नीतियों के बारे में पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की साइट्स भी हैं, जहाँ पर ये सारी नीतियाँ जो हैं वो उपलब्ध होंगी। अगर मिशन के रूप में देखें तो गरीबों के स्वास्थ्य की गवर्नमेंट जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो इसी लिए काम करता है कि गरीबों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जन स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृढ़ यानी उसको ओवरहॉलिंग करके और मजबूत और अच्छी बनाना, उच्चतम स्वास्थ्य मानक प्राप्त करने हेतु समुदाय को सशक्त करना, उपलब्ध क्योंकि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक ये सारी खाली वन लेवल से खाली गवर्नमेंट डिलीवरी करती चली जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए पार्टिसिपेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिफरेंट एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके, डिफरेंट सीएसआर फंडिंग से इन्वॉल्व करके, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके ये चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल कॉलेजेस में लोगों को जागरूक करके ये कार्य किए जा रहे हैं। उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को इष्टतम करना, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल, जितना भी हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना या इष्टतम प्रयोग करना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये 4 डी के माध्यम से चलता है, जिनमें कि जन्मजात दोष, बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या कुछ बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट जेनेटिकल डिफेक्ट से नहीं हो पाता, तो इनको फोकस करते हुए रोग, यानी जो आप पैदा हो गया बच्चा, वो जन्मजात नहीं है पर वो रोग डेवलप हो जाते हैं, या किसी डेफिशिएंसी की वजह से, अगर अभाव की वजह से रोग डेवलप हो रहे हैं या स्वस्थ नहीं हैं। फिर विकासात्मक विलंब, यानी कि कभी-कभी डेवलपमेंट देर से हो रहा है, के लिहाज से बच्चों में जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक में शीघ्र ज्ञान, शीघ्र निदान, यानी जितना जल्दी इन रोगों का पता चल जाए, उतना जल्दी उनका निदान हो जाए, जिससे कि एक स्वस्थ नागरिक भारत में पैदा हो और स्वस्थ नागरिक हो, जिससे कि वो एक स्वस्थ सिटीज़न के रूप में भारत में योगदान दे सके और हमारा जीडीपी यानी आर्थिक समृद्धि जो है वो बढ़े। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए है, और इसके माध्यम से रोग निदान, उपचार, आहार, अधिकांश जो मेडिसिन्स हैं, औषधियाँ हैं, उनको निःशुल्क देना, घर से उपचार गृह तक, यानी घर से लेकर जो आप हॉस्पिटलाइज़ेशन करते हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स, जहाँ पे भी आप ले जाते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फ्री सुविधा उपलब्ध कराना। और अगर अगर आप सिज़ेरियन ऑपरेशन होना है, तो उसको जो ऑपरेशन से डिलीवरी होनी है, तो उसको भी फ्री में उपलब्ध कराना, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में सिज़ेरियन कराएँगे तो बहुत महँगा पड़ता है। पर एक जो नेगेटिव इंडिकेटर दिख रहा है आजकल स्वास्थ्य मैटरनल और चाइल्ड अगर केयर को हम देखें वहाँ पर, तो सिज़ेरियन
डिलीवरीज़ ज़्यादा हो रही हैं, जो कि उसके पीछे के कारणों को जानना ज़रूरी है और इस पर चिंता जो है बड़े-बड़े अ, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स 5th और 6th भी है, उसके ऊपर किया है कि हमें कुछ चीज़ें जो परिलक्षित हो रही हैं आँकड़ों से, उनके पीछे के कारणों को भी जानना ज़रूरी है। तभी हम उस पर आगे कार्य कर पाएँगे क्योंकि सरकारी जो नीतियाँ हैं, वो इन्हीं हेल्थ सर्वेस से मिले हुए आंकड़ों के आधार पर की जाती हैं। फिर प्रजनन, मातृत्व, नवजात बाल एवं किशोर स्वास्थ्य और ये 2013 से आरंभ हुई और इसमें क्या हम देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर 25 प्रति हज़ार जीवित नवजात करने का लक्ष्य रखा गया। मातृ मृत्यु दर 100 प्रति 1 लाख जीवित नवजात रखने का 100 प्रति 1 लाख जीवित नवजात रखने का लक्ष्य रखा गया। तो हम दोनों ही ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। अ अगर हम आईएमआर देखें तो वो भी 25 के करीब आ चुका है और मातृ मृत्यु दर वो 100 से कम हो चुकी है। तो इन दोनों को हमने अचीव कर लिया। कुल प्रजनन क्षमता भी अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अकॉर्डिंग जो है, ये भी 2 के करीब आ चुकी है। तो ये भी कम हो चुकी है। तो ये लक्ष्य जो हैं हम अपने अचीव कर चुके हैं। तो ये हमारी एक तरीके से पॉज़िटिव इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट ने जिस ओर कार्य किया वो हम गवर्नमेंट ने अचीव किया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो 2014 में आरंभ हुआ, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य व अन्य स्वास्थ्य प्रोत्साहन प्रस्तावों के माध्यम से हस्तक्षेप करके किशोर-किशोरियों तक पहुँचाया जाए। यानी कि देखा जाता है कि एडोलेसेंट वो अब आप एडोलेसेंट अगर गर्ल्स को देखिए तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह के प्रति अवेयर कराना, मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर कराना क्योंकि सुसाइड रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं बच्चों के बीच, तो उसके प्रति मेंटल काउंसलिंग उपलब्ध कराना और अच्छा पोषण लें जिससे एनीमिक कम हो। तो इसके माध्यम से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से किशोर और किशोरियों पर स्पेशली टारगेट फ़ोकस किया जाता है। फिर भारत नवजात कार्य योजना यह भी 2014 में शुरू की गई। इसका लक्ष्य था कि नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य सुधारना और मृत प्रसव संख्या को घटाना यानी डिलीवरी के समय जो बच्चे मृत पैदा हो रहे हैं उसकी संख्या को कम करना और जो बच्चा पैदा हो गया उसके स्वास्थ्य को सुधारना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002 आपको उपलब्ध होगी डिटेल अब इसके देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि अपने क्षेत्र में नीतियाँ लागू करने के लिए राज्य जन स्वास्थ्य प्रबंधों को अधिक लचीलापन बनाना, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु ऊर्ध्वस्त क्रियान्वयन संरचना, यानी सभी का फ़ोकस ये है कि किस प्रकार से जो चिकित्सीय सुविधाएँ हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, सब चीज़ों को हम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकें जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से इम्प्रूव हो सके, जिसमें कि हमें एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व करना है, गैर सरकारी सेवा प्रदाता जितने भी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी अगर हम इन्वॉल्व कर सकें, उनको भी इन्वॉल्व करना है। और जब हम स्वास्थ्य सुविधाएँ दे रहे हैं, तो उस पे विशेष फ़ोकस ये होना चाहिए कि उस उन स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता हो, लोगों को आराम से वो स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से हॉस्पिटल्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जबकि एक बहुत बड़ा सेक्शन अगर आप मीडियम इनकम ग्रुप और हायर मिडल इनकम ग्रुप देखिए तो वो ज़्यादा और एलीट वर्ग ये सब प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम आ रहा है। उसके बावजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है। तो इसलिए इनकी सुलभता बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाना और गवर्नमेंट कर भी रही है हर बजट में अगर आप देखें तो लगातार हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स जैसे संस्थान ये लगातार खुलते चले जा रहे हैं और ऐसे एरियाज़ में भी खुल रहे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी नहीं थी। अगर हम यूपी की बात करें तो गोरखपुर जहाँ पे जापानीज़ इंसेफेलाइटिस का कहर रहा करता था, उसको हम कंट्रोल करने में बहुत ही जो है हम बहुत कंट्रोल कर चुके हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वहाँ की सुविधाओं पर स्पेशली फ़ोकस किया गया, इस वजह से हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं और एम्स उस एरिया में भी खुला, जिससे कि वहाँ के पूरे बिहार के बॉर्डर से लेके यूपी के पूर्वांचल का एरिया वो कवर कर रहा है। तो ऐसे भी हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी रिमूव करना है जब हम एक्सेसिबिलिटी या सुलभता की बात करते हैं। फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं, वो अफ़ोर्डेबल हों।
क्रय सामर्थ्य, जैसे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स तो बन जा रहे हैं, पर हम आप देखिए हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता रहता है उनके जो सेवा वो प्रदान कर रहे हैं उस पर। किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं कि तो उसको भी गवर्नमेंट को बीच-बीच में मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया, तो वो बेलगाम जैसा चाहें वैसा बढ़ते जाएँ और जो है लोगों को एक तरीके से जैसा कि लोगों का आरोप होता है कि लूट रहे हैं, तो वो चीज़ें ना होने पाएँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट के चेक एंड बैलेंसेस ज़रूरी हैं। तीसरी इसी को हम अकाउंटेबिलिटी में देख रहे हैं ना, उत्तरदेयता यानी कि अकाउंटेबिलिटी। तो गवर्नमेंट को इन 3 चीज़ों पर विशेष रूप से फ़ोकस करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना है, क्योंकि स्वस्थ भारत ही एक विकसित भारत बनेगा। और जब हम लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को हमें अच्छी से अच्छी प्रदान करना होगा। वो भी सुलभ, क्रय सामर्थ्य और उत्तरदायिता अकाउंटेबिलिटी के साथ इन सुविधाओं को प्रदान करना है। और मुझे लगता है कि अब हम स्वास्थ्य के सभी पैरामीटर्स को कवर कर चुके हैं और आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।